शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 29 हम देख रहे हैं क्या है। कह रहा है कि एक शंकु का आयतन, क्वेश्चन नंबर 29 में ऑब्जेक्टिव्स में, ठीक है ना, पता चला सब्जेक्टिव में 29 देख रहा होगा दो चार गधा। एक शंकु का आयतन जो है वो पहले से गिवन है, v इज इक्वल टू 1570 सेंटीमीटर क्यूब, गिवन आयतन है। इसके आधार का क्षेत्रफल, तो यार शंकु का फोटो बनाने आए तब ना समझ में आया कि आधार क्या होता है और उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ऐसे कुछ तो समझ में आने वाला है। ये देखिए शंकु बन गया और आधार के क्षेत्रफल का मतलब होता है ये वाला हिस्सा, और इसका आधार जो होता है वो वृत्त के समान होता है। तो क्योंकि क्वेश्चन में दे रहा है आधार का क्षेत्रफल कितना है, आधार का क्षेत्रफल गिवन है 314 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो ये वैल्यू भी हो गया। निकालना क्या है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। किसकी? शंकु की ऊंचाई निकालनी है, यानी हाइट निकालना है। हाइट इज इक्वल टू व्हाट? तो भाई हम लोग लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, जब कोई फॉर्मूलेटेड वैल्यू दिया हुआ हो तो बस उसके फॉर्मूला को लगा दो। क्योंकि हमको दे रखा है v का वैल्यू 1570, इसका मतलब v का फॉर्म लगाना होगा। और शंकु के लिए v का फॉर्म अगर अभी क्लास में रहते और हम पूछ देते ना तो बस हेने होने हो जाता तुरंत। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल 1570। अब ना तो मेरे पास r है और ना ही मेरे पास h है, तो इससे ज़्यादा ये हल होगा नहीं। तो समीकरण ये हो गया 1। ऐसे ही समीकरण प्रीपेयर होता है। और उसके बाद अब जो दूसरा वैल्यू दे रखा है, आधार का क्षेत्रफल 314, और आधार जो है वो किसके जैसा होता है, वृत्त की तरह। तो हम लगाएंगे वृत्त का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर इज इक्वल 314। पाई का वैल्यू हम अपने थोड़े से इंट्यूशन के आधार पर रख सकते हैं, क्योंकि पाई का वैल्यू 22/7 भी होता है और 3.14 भी होता है, और वैल्यू क्षेत्रफल में यहाँ पर 314 है। तो पाई का वैल्यू हम भी 3.14 ही रखेंगे, अगर इतना सा समझ हो तो। आर स्क्वायर का वैल्यू होगा 314 अब बटे 3.14। दशमलव हटाएंगे, ऊपर में 2 जीरो बन जाएगा, 314 से लेस हो जाएगा और r बराबर 10 सेंटीमीटर मिलेगा। इस r के वैल्यू को यहाँ रखेंगे 1/3 पाई के बिहाफ में 22/7, आर स्क्वायर के बिहाफ में 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, और h को अकेला कर देंगे तो 1570। और अब h निकालना हो तो 1570 7 से गुना लगेगा और 3 से, और नीचे में 10 का स्क्वायर 100 भी आ जाएगा, साथ में 22 भी आ जाएगा। और उसके बाद हमको ब्रेक करना है इसको, तो 1 0 से ये ब्रेक हो गया और 11 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। 7 5 12 1 13 कुछ नहीं कट रहा है, तो h का वैल्यू होगा 7 या 21। 21 को गुना करना होगा 157 से। अब इतना मल्टीपल करना है, 1 मिनट होल्ड करो, हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये लीजिए, तो इनको जब हम गुना किया, ऊपर में इनको मल्टीप्लाई किया तो 3297 आया, और नीचे में 22 तो बचा रह गया, तो 22 को 10 से मल्टीप्लाई किया 220 है। दोनों को जब रेशियो जब भाग लगाया तो 14.98 आया, जो अप्रॉक्सीमेटली 15 के बराबर है, यानी ऑप्शन नंबर बी, बी सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है। हाँ, और ये जो क्वेश्चन नंबर 38 है ना, जिनका भी सवाल है बाबू, जो 38 नंबर क्वेश्चन बोले हैं भाई, हमको जहाँ तक लगता है कि थोड़ा सा भी समझ नाम का चीज़ नहीं है कि इसका फोटो बनाया जाए। सबसे पहले एक सर्कल, और उस सर्कल के साथ बोला जा रहा है कि दो रेखाएं हैं, समांतर हैं। देखो एक रेखा ये है और एक समांतर रेखा यहाँ है, ठीक है। अब प्रश्न को अगर तुम ध्यान से देखोगे, 38 नंबर में बोलता है कि दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है। अब ये समांतर रेखाएं हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से इनकी दूरी 14 सेंटीमीटर होगी, ये दूरी कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर होगी। तो इट इज़ ऑब्वियस कि इनकी दूरी भी कितनी होगी, 14 सेंटीमीटर होगी। ये फोटो सही तरीके से नहीं बना है, वो कह रहा है कि एक वृत्त होगा। 1 मिनट अब हम कोशिश करते हैं इसको बनाने का। एक वृत्त है और वृत्त को जो लाइन है ना वो स्पर्श कर रही है, ऐसे बोल रहा है कि दोनों समांतर रेखाओं के ठीक बीच में वृत्त है। तो अगर ये दूरी 14 सेंटीमीटर है तो ये दूरी भी 14 होगा, तो ये दूरी भी 14 सेंटीमीटर ही होगा। तो बोलता है वृत्त की त्रिज्या बताओ। भाई ये जो दूरी है ये एक्चुअल में वृत्त का व्यास बन जाएगा। अगर ये व्यास है तो आधा करेंगे तो त्रिज्या होगा 7 सेंटीमीटर का। तो प्रश्न नंबर 38 में जो प्रश्न कह रहा है हमसे कि त्रिज्या क्या होगी, तो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर की होगी। ये क्वेश्चन बिल्कुल
आपके ज्योमेट्रिकल अप्रोच को देख रहा था कि आप ज्यामिति में थोड़ा बहुत भी समझ रखते हैं या नहीं। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 26 में यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है, तो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करने वाली रेखा को स्पर्श रेखा बोलते हैं। और वृत्त को दो बिंदु पर छेद कर रही है तो इसको हम लोग छेदक रेखा बोलते हैं। तो ये स्पर्श रेखा होगी, एक बिंदु पर ही टच करती है ये केवल वृत्त को। कोई भी वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है वो वृत्त को एक बिंदु पर छूती है तो उसको स्पर्श रेखा बोलते हैं। क्या है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन की मजाक बना के रखे हुए हो। 37 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है भाई? यदि p+1, 2p+1, 4p-1, अच्छा कोमा नहीं है, ये एपी में है तो p का मान ज्ञात करो। अरे भाई, ये पहला पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ और ये तीसरा पद हुआ। जब दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो d मिलेगा, और जब तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे तभी d मिलेगा, और ये d आपस में बराबर होंगे तभी ये एपी में है। तो यहाँ प्रश्न पहले ही बोल दिया कि एपी है। इसका मतलब दूसरे पद में जो पहले पद का अंतर होगा वो तीसरे में से दूसरे के अंतर के बराबर होगा। मतलब ये हुआ कि दूसरा पद ये हुआ, उसमें से अगर पहला पद को घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, तो वही प्राप्त होगा जो इसमें से इसको घटा के प्राप्त होगा। तीसरे पद में से दूसरे पद को घटा के प्राप्त होगा, यानी सार्वंतर हमेशा समान होते हैं। तो ये हो जाएगा 2p और -p, तो हमको केवल मिलेगा p, और +1 और -1 तो कट ही जाएगा। p बराबर जैसे 4p - 2p यानी कि 2p बचेगा, और -1 और -1 यानी -2 मिलेगा। और जब इसको इधर ले आओगे तो p - 2p बराबर -2 मिलेगा, और माइनस का p बराबर -2 होगा। तो p इज इक्वल कितना मिलेगा? 2, और यही मेरा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है और इसका आंसर b बराबर 2 है, तो b इसका आंसर होगा। 37 का हम देख लेते हैं आंसर। 37 का b इज द राइट आंसर। इसके बाद हमसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है शॉर्ट में, और अभी कुछ दिन पहले 2 दिन या 3 दिन हुआ है एक वीडियो में 6 पे पावर n के बारे में हम समझाए थे कि 6 पर पावर n जो है वो शून्य पर कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि 6 के गुणनखंड में 2 और 3 प्राप्त होते हैं, तो 2 × 3 पे पावर n हो रहे हैं। जब किसी संख्या के गुणनखंड में 10 प्राप्त हो जाए तब उस पर कोई भी घात हो तभी वो शून्य पर समाप्त हो सकता है। हम लिखेंगे कि हम जानते हैं कि यदि संख्या के गुणनखंड में 10 शामिल हो तभी उसका उसके अंक का मान शून्य पर समाप्त हो सकता है। 4 की घात n को अगर गुणनखंड देखें तो 4 का गुणनखंड है 2 × 2 पर पावर n। 4 का गुणनखंड 10 नहीं है। कहीं आया 2 और 5 नहीं है मतलब 10 नहीं है, अतः यह शून्य पर समाप्त नहीं होगा। इस पर दूसरा क्वेश्चन देख लो, क्या 6 पर पावर n शून्य पर समाप्त होगा? देखो 2 × 3 है पर पावर n, आया 10 नहीं आया। क्या 50 पर पावर n शून्य पर समाप्त होगा? 50 का गुणनखंड करो, 5 दूना 10 और 10 बचे 50, हो गया गुणनखंड। अब इसमें तुम देखो 10 बन गया, तो हम बोलेंगे क्योंकि इसके गुणनखंड में 10 शामिल हो गया, ये देखिए 2 × 5, इसलिए बोलेंगे कि हाँ इसका जो अंक है वो शून्य पर समाप्त होगा। ठीक, फिर से देखो जहालत की पराकाष्ठा, क्वेश्चन नंबर 4 पूछ दिया गया है। अभी थोड़ा देर पहले हम वीडियो बना करके एक भेजे हैं बाबू, उसमें हम बोल दिया कि जब जो क्वेश्चन हम नहीं पढ़ाया है उस क्वेश्चन पे काहे सिर बजाड़ रहे हो। हद किए हुए हो यार। आज क्लास में भी हम समझाया कि इस क्वेश्चन को नहीं देखना है। आज क्लास में बोले तो उस समय तो हाँ में हाँ मिला दिए कि हाँ ठीक है हम वही क्वेश्चन बनाएंगे जो क्वेश्चन अब पढ़ाई हो चुकी है। तो जो क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है, जिस क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बार बार वही क्वेश्चन को पूछा जा रहा है।
और जो आ रहा है, जिसको पढ़ना चाहिए, वो ढंग से हो नहीं रहा है। ये क्वेश्चन कई दफ़ा बता दिए हैं, फिर से ये पूछ रहे हो। और ये क्वेश्चन देखो, जो नहीं पढ़े हैं उसको भी पूछा जा रहा है। तो मतलब ना जो पढ़ा हुआ है वो भी पूछ रहे हो, नहीं पढ़ा हुआ वो भी पूछ रहे हो। इसका मतलब अपने से तो कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। हद मचा लिए हो तुम लोग। लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 26 पूछे हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है। एक किसी मीनार के आधार से, तो मीनार का आधार पहले तो आप ज़मीन बनाइएगा, उसके बाद आपको मीनार बनाना है। तो ये हो गया मीनार, यहाँ पे हम बना रहे हैं मीनार को, ये मीनार हो गया। नाम लिखना पड़ेगा इसका, मीनार हो गया। प्रश्न कहता है किसी मीनार के आधार, पहाड़ी की चोटी का आधार से, आधार ये मीनार का आधार हुआ, पहाड़ी, जिसका मतलब एक पहाड़ी भी बनाना होगा। ये हो गया पहाड़ी, थोड़ा सा हाइट में देना पड़ेगा, ठीक है। तो किसी मीनार के आधार से, ये वाला जो पॉइंट है बाबू, ये आधार कहलाता है, बेस जिसको बोलते हैं। पहाड़ी की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी मीनार के आधार से जब पहाड़ी की चोटी को देखा जाता है तो उन्नयन कोण भी हमको प्राप्त हुआ है, अब वो 60 डिग्री है। ये देखा गया, उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ओके। और पहाड़ी के आधार से, ये पहाड़ी का आधार हो गया, ये वाला हिस्सा हो गया पहाड़ी का आधार। और पहाड़ी के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। पहाड़ी के आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये, और ये कितना है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, ओके। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, मीनार की ऊंचाई कितनी है, 50 मीटर है, तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसका मतलब ये हुआ बाबू कि आप लोगों 9.1 बिल्कुल नहीं जानते हैं, नो डाउट इसमें कि आप एकदम नहीं जानते हैं, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, पूछ लिया गया है। सबसे पहले आप चलेंगे ट्रायंगल ए बी सी में, बात हो चुकी है। आप चलिएगा tan 30 के हिसाब से, tan 30 डिग्री आपका काम करेगा ए बी बटा बी सी। सर tan 30 डिग्री पे क्यों चलेंगे भाई, इसमें ए बी दे रखा है, तो आप आसानी से बी सी निकाल लीजिएगा। tan 30 का वैल्यू 1/√3, ए बी का वैल्यू 50 बटे में बी सी, तो जाहिर सी बात है बी सी का वैल्यू जो निकल कर आएगा वो है 50√3 मीटर, खत्म। इसके बाद फिर चलेंगे तुम किस में, ट्रायंगल डी सी बी में। वहाँ चलोगे, tan कौन सा डिग्री, 60 डिग्री, तो लंब क्या हो जाएगा डी सी, और आधार क्या हो जाएगा बी सी। tan 60 का वैल्यू होता है √3, डी सी का वैल्यू, यही तो पहाड़ी की चोटी है जो निकालना है हमको। अब बी सी का वैल्यू अभी अभी निकल कर आया है 50√3। अब ये 50√3 से गुना हो जाएगा तो 50 या 150 हो जाएगा, बराबर डी सी, यही है, क्योंकि प्रश्न आपसे वही मांगा। 26 नंबर में प्रश्न मांगा, यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो तो पहाड़ी की ऊंचाई याद करो, और ये है पहाड़ी की ऊंचाई। पहाड़ी की ऊंचाई डी सी बराबर 150। अब बोलोगे सर 150 कैसे होगा, 50√3 को √3 से गुना करोगे, 50 गुने 2 को √3 जब आपस में गुना होगा तो 3 मिलेगा, और 50 या 150 होता है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ये आपके एनसीईआरटी की किताब से एग्जाम्पल्स है। पानी से पूरी भरी हुई एक अर्धगोलाकार टंकी, तो एक अर्धगोलाकार हम टंकी बनाएंगे, ये हो गया टंकी अर्धगोलाकार, और ये पानी से पूरी तरह से भरी हुई है। ठीक है, पानी से पूरी भरी हुई अर्धगोलाकार टंकी। तो अगर ये पानी से पूरी भरी है, समझना बात को, पानी की मात्रा, अगर ये पानी से पूरी भरी हुई है तो इसमें पानी की मात्रा वही होगी जो इस अर्धगोलाकार टंकी का आयतन होगा, जो कि है 2/3 πr³ समझने के लिए। अब इससे पानी निकालना है, पानी जो निकाला जा रहा है इससे, वो एक टंकी को एक पाइप के द्वारा, तो यहाँ से एक पाइप होगी, एक पाइप होगा, एक पाइप द्वारा 3.4/7, 3.4/7 लीटर प्रति सेकंड, 7 और 4 25, यानी 25/7 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाना है, यदि टंकी का व्यास 3 मीटर है। अब समझना बात को, टंकी, ये है टंकी बाबू, ये टंकी है, टंकी का व्यास वो कितना दे रखा है, 3 मीटर। तो जाहिर सी बात है हम त्रिज्या निकालेंगे,
त्रिज्या जो हो जाएगी वो होगी 3/2 मीटर। तो वह कितने समय में आधी खाली हो जाएगी। तो ध्यान रखो, हमको पूरा पानी नहीं निकालना है, हमको आधा निकालना है। क्लियर है बात। तो हमको सिर्फ आधा के लिए करना है। पहले हम आयतन निकालेंगे, फिर उसको आधा कर देंगे। तो हम लिखेंगे आधा पानी की मात्रा, है ना। तो तुम देखो कि पूरा पानी कितना है इसमें, 2/3 पाई आर क्यूब कूल पानी होगा। और टंकी को तो आधा ही करना है, तो हमको आधा पानी से मतलब है, हम उसको आधा कर देंगे। देखो, सबसे पहले इस क्वेश्चन को डील करने के लिए टंकी से आधा पानी करना होगा, मतलब आधा खाली करना है, तो आधा भरा हुआ होगा। तो इसीलिए हम उसके पूरे आयतन में से आधा कर देंगे। 2 से 2 कट जाएगा, पाई का मतलब 22/7 हो जाएगा, आर क्यूब का मतलब 3/2 मीटर, गुने 3/2 मीटर, गुने 3/2 मीटर। और बटे में बाबू 3 लगा हुआ था पहले से, इसलिए हम 1/3 लगा देंगे, ये वाला 3 हो गया। 2 से इसको ब्रेक कर देंगे, 11 बार में कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, और ये निकल कर आ जाएगा 11 तिया 33 तिया 99, अब बटे 7 दूना 14 दूना 28 मीटर क्यूब। इतना पानी को हम लोगों को क्या कर देना है, खर्च करना है। अब देखो, अब थोड़ा सा बात ध्यान रखना है कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। देखो, इस क्वेश्चन को डील करने के लिए हम तुमको टुकड़ी में बता देते हैं बाबू। पहला स्टेप तुमको काम क्या करना है, इस अर्धगोलाकार टंकी का आयतन निकालना है, जो कि तुम करोगे 2/3 पाई आर क्यूब। फिर इस अर्धगोलाकार टंकी से में आधा पानी निकालना है, तो इसलिए तुमको इसको आधा करना पड़ेगा और आधा पानी का आयतन निकालना होगा। यहाँ पे तुम अपना पहला काम समाप्त करोगे। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे कि सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए ना कुछ स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप तुम्हारा क्या होगा, इस अर्धगोलाकार का आयतन निकालो। इस अर्धगोलाकार को आधा करो आयतन को, ताकि तुमको पता चल जाए कि इसमें आधा हिस्से में कितना पानी है। पूरा आयतन निकाल के 2 से भाग लगाओगे, आधा निकल जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा पहला काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद तुम शुरू करोगे अपना इंपॉर्टेंट चीज़, क्या है, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। इसलिए 99/28 मीटर क्यूब बराबर 99/28 गुने 1000 लीटर। अब देख बाबू, एक काम तो ये ख़त्म हो गया, ये दूसरा काम था जिसमें तुम चेंज करते हो, ये दूसरा काम है तुम्हारा, ठीक है ना। अब देखो, ज़रूरी बात, अब ये जो रेट लिखा है, दर जो लिखा है, क्या लिखा है कि 1 सेकंड में, देखो ना समझो, 25/7 लीटर पानी पाइप से बहता है कितने देर में, 1 सेकंड में। इसलिए 1 लीटर पानी बहेगा कितने देर में, 1/25/7 सेकंड में। यानी आप लिख सकते हो कि 1 लीटर पानी जो है वो बह जाएगा 7/25 सेकंड में। तो इसलिए कितना लीटर टोटल मेरे पास है, मेरे पास है 99/28 गुने 1000 लीटर। पानी कितना देर में बहेगा, तो हम बोलेंगे 7/25 गुने 99/28 गुने 1000 सेकंड में। अब हम इसको अगर हल करें तो 25 से काटेंगे 4 और 40 बार में, और ये काटेंगे 4 से 7 बार में, 4 से 10 बार में, और ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। हमको टोटल आएगा 990 सेकंड। सेकंड को हम मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग लगा देंगे, ठीक है। 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, 16 दूना 32 और 1 5 कट गया। तो अब ये जो वैल्यू निकल कर आया, ये किस में आया, मिनट में। तो 3 भाग तो है, कितना बारी, पहला इसका आधा आयतन करना है, ये आयतन को फिर लीटर में बदल देना है, और लीटर के बाद एक एक नियम कि 25/7 लीटर पानी 1 सेकंड में खर्च होता है। तो इसलिए 1 लीटर पानी जब भी 1 का बात होगा तो हम उसको भाग में बदलेंगे, तो 7 ऊपर चला जाएगा और फिर ये हो जाएगा। बाबू, ये आपके NCERT से क्षेत्रमिति का एग्जाम्पल भी है ये, ठीक है। तो आप उसको वहाँ से भी देख लेंगे, और उम्मीद करते हैं कि दोबारा से ऐसे क्वेश्चंस को हमसे नहीं पूछिएगा। थैंक यू।